हाँ जी। तो ये कार्व आउट का एक सिंगल डॉक्यूमेंट है जिसमें आपको एक ही पीडीएफ में जितने भी इंड एस हैं उनके सबके कार्व आउट मिल जाएंगे। तो ये आपको काम आएगा जब आप एक साथ में सारे के सारे कार्व आउट का स्टडी करेंगे। तो जैसे कि मैं आपको बताऊं कि हमारा ये जो स्टैंडर्ड है, इस स्टैंडर्ड के स्टडी मटेरियल में कार्व आउट के बारे में कुछ बता नहीं रखा है, जबकि इंड एस 40 के अंदर एक डेविएशन हम लोगों ने लिया है। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि वो डेविएशन जो है वो है क्या। ये भी स्टडी मटेरियल, ये जो डॉक्यूमेंट है पीडीएफ, मैं आपको इस इंडेस 40 वाले ही फोल्डर में या तो मैं अपडेट करवा दूंगा, ठीक है, तो वहां से आप डाउनलोड कर लेना। अदरवाइज इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे ये सारी चीजें अवेलेबल होती है। अपने लोग कोई भी ऐसी चीज यूज नहीं करते जो आईसीआई की वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है। तो एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ आईसीआई। तो मैं आपको जो बात बताना चाह रहा हूं, ये देखिए सेक्शन नंबर 3, जो हमारा कार्व आउट से रिलेटेड, कार्विन कार्व आउट से रिलेटेड जो डिफरेंसेस, इनफैक्ट अगर मैं आपको शॉर्ट में कहूं, इन डेस और आईएफआरएस के बीच में जो डिफरेंसेस हैं उनको मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि इस ऐसे डिफरेंसेस जो है ना हमारे, इन डिफरेंसेस को हम लोग कैटेगराइज करते हैं, कार्व आउट, कार्विन और ऐसे चेंजेस जो नॉट रिजल्टिंग इन कार्व आउट्स। तीन बातें एकदम स्टार्टिंग के लेक्चर्स में आपने सीखी होगी कि जो आईएफआरएस और इंडेस के बीच में जो डिफरेंस होते हैं उनको दो तीन भागों में तोड़ते हैं अपन। एक तो होता है कार्व आउट, एक होता है कार्व इन, और एक होता है आपका ऐसे चेंजेस जो ना तो कार्व आउट है ना ही कार्व इन है ना। तो इनको हम कहते हैं अदर मेजर चेंजेस इन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स विज़ आईएफआरएस दैट नॉट रिजल्टिंग इन कार्व आउट्स। तो यहां पर कुछ कार्व आउट जैसा फील आपको नहीं आएगा। अब देखिएगा क्या है इस सेक्शन नंबर 3 में, इंड एस 40 है कि नहीं है, आइए मैं आपको बताता हूं। तो देखिए इंड एस 1 से ये चालू हो गया और इसी लिस्ट में आपको मिलता है यहां पर, अरे कहाँ गया, छोटा सा ये, हाँ ये देखिए ये सेक्शन 3 में लिखी हुई है ये बात। कहां पे लिखी हुई है, सेक्शन 3। दैट मीन्स कि जो डिफरेंसेस की जो कैटेगरी है, एक कार्विन की हो गई, एक कार्व आउट की हो गई, और सेक्शन 3 में वो चीजें आती है जो स्पेसिफिकली नॉट रिजल्टिंग इन कार्व आउट। जैसे कि आईएफआरएस कुछ ऑप्शन देता है आपको और इंड एस उन्हीं ऑप्शन में से किसी एक चीज का मैंडेटरी एप्लीकेशन करवा देता है और ऑप्शन रिमूव कर देता है। जैसे है ना, होता है ना कि अपने पास में दो ऑल्टरनेटिव है और दो में से आप किसी को भी फॉलो कर लीजिए, वैसे ही यहां पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में दोस्तों हमारे पास में जो कॉस्ट मॉडल लगाने का ऑब्लिगेशन बताया गया है, किसने बताया है ये ऑब्लिगेशन, ये ऑब्लिगेशन जो है इंड एस 40 ने दे दिया कि भाई आपको अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट मॉडल पे कैरी करना है। लेकिन क्या इंटरनेशनली भी हम लोग कॉस्ट मॉडल पे ही कैरी करते हैं? आइए जानते हैं कि आईएफआरएस के बारे में इसके क्या विचार है। तो देखिए कहता है इंड एस 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, जिसके अंदर आईएएस 40 कहता है परमिट्स बोथ कॉस्ट मॉडल एंड फेयर वैल्यू मॉडल। अब देखिए दोस्तों एक बात आपको बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट मॉडल एंड फेयर वैल्यू मॉडल, सॉरी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रीवैल्यूएशन मॉडल एंड फेयर वैल्यूएशन मॉडल। तो यदि मैं आपको ऐसा कह दूं कि एक तो है आपका रीवैल्यूएशन, कॉस्ट मॉडल तो आप सब जानते हो, और एक है आपका फेयर वैल्यू, ठीक है ना। सो रिवैल्यूएशन में दोस्तों क्या होता है ना कि रिवैल्यूएशन सरप्लस आपके जाते हैं स्ट्रिक्टली टू दी अदर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम, और वो भी क्या होते हैं, ये नॉन रिक्लासिफाइबल होते हैं। याद है कि नहीं है बताइए, रिवैल्यूएशन सरप्लस बताइए कहां जाता है, अदर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम में जाता है और नॉन रिक्लासिफाइबल होता है वो। यानी अगर आपने किसी एसेट्स का रिवैल्यूएशन कर दिया, ठीक है, तो क्या उसका गेन पीएनएल में वापस आ सकता है क्या, या ये ओसीआई एन आर की बजाय ओसीआई आर होता है? बताइए इन दोनों में से कौन सा सही है।
रिवैल्यूएशन सरप्लस शेड्यूल 3 स्टार्टिंग में अपन ने पढ़ा था, पीपीई में भी पढ़ लिया अपन ने, इंडेक्स 38 में भी पढ़ लिया। बताइए रिवैल्यूएशन सरप्लस जो है वो ओसीआई एनआर में होता है या ओसीआई आर होता है, मतलब दैट कैन बी सब्सिक्वेंटली रिक्लासिफाइड टू पी एंड एल। एनआर वाला होता है, श्योर हैं आप? अरे देखो शेड्यूल 3 आपको हम दिखाते हैं वापस, ये देखिए शेड्यूल 3 के अंदर हमने ये जो स्टार्टिंग के अंदर जो बातें करी थी, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में दो प्रकार के कंपोनेंट होते हैं, ओसीआई आर और ओसीआई एनआर। देखिए इन चीजों को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये देखो क्या लिखा हुआ है, चेंजेस इन रिवैल्यूएशन सरप्लस, पहला ही आइटम, दैट विल नॉट बी रिक्लासिफाइड टू पी एंड एल। यानी आप यदि अपने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का रिवैल्यूएशन करते हैं तो उसके रिवैल्यूएशन सरप्लस को हम कभी भी प्रॉफिट लॉस में बैक ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो क्या होता है आपका ओसीआई एनआर होता है, समझ गए ना? रिवैल्यूएशन सरप्लस का जो भी चेंजेस है वो आपका नॉन रिक्लासिफाइबल आइटम है, दैट मींस वो डायरेक्टली ओसीआई से इक्विटी में मूव कर जाएगा बिना पीएनएल की तरफ वापस आए हुए, ठीक है ना? ये होता है रिवैल्यूएशन सरप्लस, राइट? एंट्री पास होती है, आपके एसेट्स डेबिट कर कर ओसीआई में रिवैल्यूएशन सरप्लस को क्रेडिट किया जाता है एंड दैट विल सब्सिक्वेंटली क्लासिफाइड एज इक्विटी इन योर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, है ना? उसमें इक्विटी के सेक्शन के अंदर वो रिवैल्यूएशन सरप्लस में जाके बैठेगा, कैपिटल रिजर्व नेचर का ये रिजर्व होता है, ठीक है? अब मेरी बात को अब यहां पे वापस बहुत ध्यान से सुनिए आप सब लोग, और वो बात ये है कि जैसा कि ये बात आप जान गए कि चलो भाई ये ओसीआई एन आर होता है, ओसीआई आर नहीं होता, लेकिन मैं अगर आपको फेयर वैल्यूएशन की बात बताऊं ना, यहां पे ये फेयर वैल्यू कौन सी वाली फेयर वैल्यू है दोस्तों? ये है आपकी एफवीटीपीएल जो आपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में पढ़ी है, फेयर वैल्यू थ्रू पी एंड एल। यानी कि आईएफआरएस में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को डायरेक्ट पी एंड एल में फेयर वैल्यू किया जाता है। अच्छा तो ये वाली बात है क्या? देखिए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में एफवीटीपीएल से ज्यादा चर्चा और कहां हो सकती है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में हमने बहुत सारी चर्चाएं ऐसे करी है जहां पे हम लोग एफवीटीपीएल इंस्ट्रूमेंट की बातें करते हैं, है ना? क्या बात करते हैं? एफवीटीपीएल इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं। यानी अगर आप किसी इंस्ट्रूमेंट का फेयर वैल्यू निकाल रहे हो और उसको थ्रू पीएनएल कर रहे हो, इसका मतलब उसकी वैल्यू में आने वाले उतार चढ़ाव सारे के सारे कहां पे आपके शिफ्ट कर दिए जाएंगे? प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में। दैट इज नोन एज फेयर वैल्यूएशन। उसको हम क्या कहते हैं? फेयर वैल्यूएशन कहते हैं। और रीवैल्यूएशन का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है वो होता है रिवैल्यूएशन सरप्लस में, और जबकि फेयर वैल्यूएशन का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, हम इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आईएफआरएस के हिसाब से एफवीटीपीएल करते हैं। इसलिए हम यहां पे बोलते हैं फेयर वैल्यू मॉडल। रिवैल्यू मॉडल नहीं बोल रहे, क्या बोल रहे हैं? फेयर वैल्यू मॉडल। यानी आपको हर बैलेंस शीट डेट पर फेयर वैल्यू करना पड़ेगा, जो भी गेन लॉस आता है पीएनएल में डालना पड़ेगा। समझ गए मेरी बात? दोनों के बीच में अंतर समझ में आया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिवैल्यूएशन मॉडल और फेयर वैल्यूएशन मॉडल। अब देखिए इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने क्या किया, ये आईएफआरएस ऐसा करता है ना? आईएफआरएस हमको ये अनुमति देता है कि भैया आपकी यदि कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है तो आप उसके ऊपर कॉस्ट मॉडल भी लगा सकते हैं, तो आप उसके ऊपर फेयर वैल्यू मॉडल भी लगा सकते हैं, आपकी इच्छा है। तो इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने कह दिया ये जो फेयर वैल्यू मॉडल लगाने की बात कर रहे हो ना सर आप, बस ये हमें भारत में मंजूर नहीं है। भारत में फेयर वैल्यूएशन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये इंडिया वाले पहले ही समझ गए, बोले यहाँ पे इंडिया में ये जितनी भी एंटिटीज है ना, फिर अपनी घर की सारी प्रॉपर्टी बिजनेस में दिखाने लग जाएंगे, सेल करेंगे 10 रुपए की और इनकी पीएनएल में इनकम जनरेट होगी 10 करोड़, क्योंकि हर साल फेयर वैल्यूएशन कर करके पीएनएल बढ़ाते जाएंगे ये लोग। और इंडिया वाले इंडेक्स इंप्लीमेंटेशन में थोड़ा सा कंजर्वेटिव थे, क्योंकि एक तो यहाँ पे वैसे ही लोग जुगाड़ू है, ठीक है, और वो जुगाड़ू लोग क्या करते हैं? पीएनएल के अंदर जाने के मतलब, क्योंकि क्या होता है देखिए, प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज है जिसकी वैल्यू लगभग मतलब 99% केस में वो अप्रिशिएट ही होती है ना?
पिछले साल के जो प्रॉपर्टी के भाव हैं वो इस साल के प्रॉपर्टी के भाव से अगर आप कंपेयर करोगे तो वो थोड़े से बढ़े हुए मिलेंगे, उनके अंदर रिडक्शन नहीं होता। बहुत कम ऐसी चांसेस होते हैं कि जहां पे पीपी मतलब आपका जो रियल एस्टेट वर्ल्ड जो है उसके अंदर जो भाव जो है जगह जमीन के गिर जाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि नहीं गिरते हैं, है ना, गिर भी सकते हैं, बट मेजरली ऐसा काम होता है कि ये जो रियल एस्टेट एसेट्स होते हैं, पीपी वगैरह होते हैं, सॉरी प्रॉपर्टी जो होती है, इनकी भाव जो है वो बढ़ते हैं। तो इसका मतलब तो फिर बाद में ये जो पीएनडल वाला ऑप्शन यदि भारत वालों को बता दिया गया ना, तो वो फिर बाद में क्या करेंगे, कंपनी के अंदर एसेट्स हो या ना हो, अपनी सारी की सारी एसेट्स को कंपनी के अंदर ही ले आएंगे और कंपनी के अंदर सेल करेंगे। सिर्फ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलेंगे 10,000 रुपए की तो सेल करते हैं सर। एंड एफवीटीपीएल है हमारा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, उसकी वैल्यू है सर 1,00,000 और वो भी ऊपर करोड़ में, समझ रहे हो। तो आपके प्रॉफिट लॉस के जो पोजीशन जो है वो दिखनी चाहिए, वो दिखानी बंद हो जाएगी और जो जुगाड़ू लोग हैं वो गेन को पीएनएल में डालेंगे और बोलेंगे देखिए ईपीएस बढ़ गया, क्योंकि पीएनएल का जितना भी प्रॉफिट होता है उसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करेंगे अपन, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर से, तो ईपीएस आएगा। अब ईपीएस एक ऐसी चीज है जो बहुत बहुत ही मतलब फंडामेंटल इंडिकेटर है शेयर मार्केट के अंदर। ईपीएस के बेसिस पे बहुत सारे रेशियो निकाले जाते हैं, प्राइस अर्निंग रेशियो है, मार्केट प्राइस का रेशियो है, डिविडेंड का रेशियो है, अर्निंग का रेशियो, बहुत सारे रेशियो हैं दुनिया जहान के। अब वो बताइए कल को अगर ये प्रॉपर्टी का फेयर वैल्यूएशन गेन पीएनएल में अपन ने डाल दिया तो दिक्कत हो जाएगी। बट आईएफआरएस वालों को कोई दिक्कत नहीं है, वो बोलते हैं कि देखिए आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, वैसे भी इनकम कमाने के लिए रखा गया है, आप उसको डायरेक्ट क्या करिए, फेयर वैल्यू करिए। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक और डिफरेंस बताता हूं रिवैल्यूएशन और फेयर वैल्यूएशन में। जब मैंने आपको कह दिया कि एफवीटीपीएल अगर इस प्रकार से आप फेयर वैल्यूएशन करेंगे, तो पता है जब फेयर वैल्यू मॉडल पे हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टी को कैरी करेंगे, तो डेप्रीशिएशन जो है वो नहीं लगाना होता है। ये एक बहुत फंडामेंटल बात बता रहा हूं मैं। अब ये काम की किसके लिए है, जिन लोगों ने जीएफआरएस सिलेक्ट किया है उनके काम आएगा ये, क्योंकि एफआर के अंदर तो आपको फेयर वैल्यू का कुछ करना ही नहीं है, वो तो एकदम हट ही गया। जिन लोगों ने जीएफआरएस सिलेक्ट किया है वो ध्यान से सुन लीजिएगा कि भैया फेयर वैल्यू जो है, जब आप फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल करते हो तो डेप्रीशिएशन लगाने की कोई दरकार नहीं है। अरे डेप्रीशिएशन लगा के करेंगे क्या, क्योंकि आप हर साल मार्क टू मार्केट फेयर वैल्यू कर देते हो अपनी प्रॉपर्टी को, तो वो डेप्रिशिएट होती जा रही है अपने आप ही, इंपेयरमेंट भी उसके ऊपर लगता जा रहा है, आपको उसकी वैल्यू के साथ में कुछ और फर्दर चेंज करने की दरकार नहीं है। अगर मैं आपको ये कहूं कि ये कैलकुलेटर है, इसकी आज फेयर वैल्यू 100 रुपए, अगली साल आप 1 साल बाद में पूछोगे कि सर क्या है इसकी वैल्यू, तो मैं कह दूंगा इसकी वैल्यू 80 रुपए होगी, क्योंकि 1 साल मैंने यूज ले लिया। जब मैंने 80 रुपए इसकी फेयर वैल्यू बता दी है आपको, तो मैंने इसके ऊपर बताइए डेप्रिशिएशन, एप्रिशिएशन, इंपेयरमेंट, जो भी इसके अंदर जो भी कुछ भी चेंज हुआ है सब कुछ फेयर वैल्यू में आ गया होगा ना, बोलिए हाँ कि ना। भाई 1 साल में इसमें जो भी मूवमेंट हुआ है वो सब कुछ आ गया होगा। सो देयर इज नो नीड टू प्रोवाइड एडिशनल एडजस्टमेंट इफ यू आर डूइंग एनीथिंग थ्रू पीएनएल। अगर आप उसका फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल कर रहे हो तो उस पर डेप्रिशिएशन लगाने की कोई दरकार नहीं है। लेकिन दोस्तों रिवैल्यूएशन करने के बाद में, है ना, रिवैल्यूएशन करने के बाद में आपको डेप्रिशिएशन लगाना पड़ता है, क्योंकि रिवैल्यूएशन सरप्लस किधर जाता है, आपका ओसीआई में जाता है, और जब ओसीआई में जाता है तो आपको डेप्रिशिएशन पीएनएल में फुल बुक करना पड़ता है। हाँ, एक लास्ट में आपके पास में इतना जरूर उपाय होता है कि आप रिवैल्यूएशन सरप्लस से कुछ बैलेंस जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हो, जितना इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ डेप्रिशिएशन चार्ज किया गया है, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन पीपीई वाला स्टैंडर्ड। So there are two basic differences between revaluation model and fair valuation model. तो ये जो हमारे मॉडल्स हैं इनको प्लीज आप ध्यान से समझिएगा दोस्तों। ये जो मॉडल्स हैं, एक हो गया रिवैल्यूएशन मॉडल, एक हो गया आपका फेयर वैल्यूएशन मॉडल। तो रिवैल्यूएशन मॉडल में एक तो क्या है, डेप्रिशिएशन कंपल्सरीली चार्ज किया जाता है, डेप्रिशिएशन जो है वो चार्ज किया जाता है और ये मैंडेटरी है, ठीक है ना। वेयरएज फेयर वैल्यूएशन मॉडल में डेप्रिशिएशन जो है मतलब आपको चार्ज करना ही नहीं है, देयर इज नो ऑप्शन ऑफ चार्जिंग डेप्रिशिएशन और देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ चार्जिंग डेप्रिशिएशन इन दिस पर्टिकुलर फेयर वैल्यू मॉडल। तो दो तो डिफरेंस आपको समझ में आ गए होंगे कि रिवैल्यूएशन जो है वो ओसीआई के थ्रू होता है, रिवैल्यूएशन में डेप्रिशिएशन भी लगाना होता है, जबकि फेयर वैल्यू मॉडल के अंदर फेयर वैल्यूएशन थ्रू पीएनएल होता है और फेयर वैल्यूएशन के अंदर आपको डेप्रिशिएशन नहीं लगाना, बिकॉज फेयर वैल्यू जो है वो क्या है, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू है, एंड देयर इज
नो कॉन्सेप्ट ऑफ एडिंग और लेसिंग एनी अमाउंट फर्दर ऑन इट। तो IFRS वाले क्या कहते हैं, कहता है देखिए करेस्पॉन्डिंग इंडेक्स कौन सा है, देखिए हमारा इंडेक्स 40 है ना, तो 40 का करेस्पॉन्डिंग इंडेक्स क्या होगा, IAS 40। तो ये IAS 40 जो है कहता है परमिट्स बोथ कॉस्ट मॉडल एंड फेयर वैल्यू मॉडल except in some situations for measurement of IP after initial recognition. Now Ind AS 40 permits only the cost model. IFRS ने दो ऑप्शन दिए आपको, Ind AS ने एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। IFRS ने दो ऑप्शन दिए, Ind AS ने एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। तो Ind AS के पास में इफेक्टिवली एक ही ऑप्शन रह गया। तो अब मैं इसको ऐसा तो नहीं कह सकता कि ये कोई कार्व आउट है, हमने कोई फंडामेंटल डेविएशन ले लिया। हाँ डिफरेंस जरूर है, ये IFRS और Ind AS का डिफरेंस जरूर है, लेकिन ये कोई कार्व आउट नहीं है। हमने प्रिंसिपली कोई चीज इसके अंदर इंसर्ट या डिलीट नहीं करी है, बस हमने तो क्या किया, ऑप्शन को कम कर दिया। और ऑप्शन कम करना जो है वो थर्ड कैटेगरी में आता है डिफरेंसेस के, इसलिए मैंने क्या किया यहां पर, ये जो ऑल्टरनेटिव है वो हटा दिया। फेयर वैल्यू मॉडल इज नॉट परमिटेड बिकॉज द अनरियलाइज, देखिए ये लोग एक्सप्लेन करते हैं रीजन भी क्यों हमने ऐसा किया। कहता है अनरियलाइज गेन और लॉसेस वुड हैव बीन रिक्वायर्ड टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L। इंडिया वालों का ये कहना है कि यहां पर देखिए OCI NR का तो आपने कोई ऑप्शन दिया नहीं है ना। आप कहते हो कि फेयर वैल्यूएशन जो है वो P&L के थ्रू करो, है ना। अगर आप कहते हैं फेयर वैल्यूएशन करो और OCI NR में ले जाओ तब तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, हम आपके दोनों के दोनों अल्टरनेटिव एज इट इज अडॉप्ट कर लेते। बट हमें अब दिक्कत ये हो गई कि हम लोग जो है ना, हमारे जो भारत के अंदर कंपनीज है इनका विश्वास नहीं है, ये लोग कुछ भी मैनिपुलेटेड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर सकते हैं। और ये अनरियलाइज गेन लॉस जो है, और मोस्टली तो गेन ही गेन होगा, है ना, अनरियलाइज गेन ही गेन होगा, इसके अंदर लॉस बहुत मुश्किल से होने वाला है। तो ये सारा का सारा गेन जो है वो कहां चला जाएगा, P&L में चला जाएगा, और हम ऐसा नहीं चाहते। तो दैट वुड हैव बीन रिक्वायर्ड टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन स्टेटमेंट ऑफ P&L। सो द फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इन इंडिया इज नॉट रिलायबल एंड यूजिंग also using fair value model may lead to recognition and distribution of unrealized gains। मतलब जो आपके स्टैंडर्ड सेटर्स और अथॉरिटीज थे, जो लोग स्टैंडर्ड सेट कर रहे थे इनिशियल फेज के अंदर, वो बोले कि भैया यहाँ का जो फेयर वैल्यूएशन जो तरीका है ना वो रिलायबल नहीं है, क्योंकि वैल्यूअर को जितना पैसा दोगे उतनी वैल्यू दिखा देगा वो। आप बोलोगे भाई देखिए वैल्यूएशन की डिग्री उसके पास में है, वो सर्टिफाइड वैल्यूअर है, लेकिन आप उसको पैसा दो, देखो 1 लाख रुपए, इसकी वैल्यू दिखाओ 1 करोड़, वो 1 करोड़ दिखा देगा। वो बोलेगा ले 2 लाख रुपए ले लो, इसकी वैल्यू 2 करोड़ दिखा दो, वो बोलेगा ले 2 करोड़, साइन कर देता हूं मैं। तो कहने का मतलब वो लोग सिर्फ साइन करके देंगे। तो कहते कि ऐसे यहाँ पे ऐसे जो जुगाड़ू लोग हैं वो उनके ऊपर भरोसा हमको है नहीं, और हम ये चाहते हैं कि भैया ये वाला जो तरीका है इसको हम बंद कर दें। इसीलिए मैंने कहा था दोस्तों कुछ कुछ ऐसे सिनारियोज हैं जहां पे कार्व आउट, कार्व इन और कुछ डिफरेंसेस हमें लेने पड़े। अगर हम लेते नहीं तो IFRS को एज इट इज अडॉप्ट कर नहीं पाते थे अपन। ये सारे चीजें उनके पीछे जो है लॉजिक्स रहते हैं। जैसे कि वो आपने Ind AS 1 में भी कार्व आउट पढ़ा था, तो उसमें क्या था कि भाई इंडिया में सेटिंग होती है, जो हर सारी जितनी भी एंटिटीज है वो सब क्या करते हैं, पहले डिफॉल्ट करते हैं, बाद में उसको रेक्टिफाई करते हैं। तो डिफॉल्ट करने के बाद में अगर आप रेक्टिफाई करेंगे तो हम इंडिया में उस चीज को कंसिडर कर लेते हैं, जबकि इंटरनेशनली उसको कंसिडर नहीं किया जाता। वंस अ डिफॉल्टर ऑलवेज अ डिफॉल्टर, और बाद में उसकी लाइबिलिटी का जो बैलेंस होता है हम उसको उठाकर करंट लाइबिलिटी ट्रांसफर कर देते हैं, जबकि इंडिया में उसको नॉन करंट ही पड़े रहने दिया जाता है ना। तो ये रैशनल्स होते हैं आपके कार्व आउट, कार्व इन के पीछे, डिफरेंसेस के पीछे। सो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ये Ind AS ने खाली कॉस्ट मॉडल क्यों परमिट किया, और इसी के साथ में हमारा इस पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का IAS 40 के साथ में डिफरेंस वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। आई होप बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। बताइए।